कैसे हैं दोस्तों। ये थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि मेरी दिशा क्या है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था जिसके अंदर आपको ये इन्फॉर्म किया था कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था और आपको ये बताया था कि इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, ईरान इस जंग को नहीं हार रहा है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था। जिस दिन पहला पटाखा छूटा था उसी दिन मैंने आपको ये बताया था कि ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इसको सीज़ फायर को लीड किया है। अमेरिका ट्रंप जो है लगातार पाकिस्तान को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ये सब बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है बहुत अच्छा काम किया है और सीज़ फायर के अंदर इनिशिएट लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इजराइल अभी भी लेबनान के ऊपर में लगातार अटैक कर रहा है। तो ये सीज़ फायर एक्चुअली हुआ नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए सीज़ फायर से एक बात तो समझ में आ गई, ईरान वॉर को हारा नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, सीज़ फायर जब उस कंडीशन में होता है कि दोनों पार्टीज़ को लड़ते लड़ते थकावट महसूस होने लगती है और लगता है कि अब वो लड़ने की कैपेसिटी खो देंगे या लूज़ कर लेंगे। अगर दोनों में से भी एक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो इस वॉर को जीतने की कंडीशन में, तो वो सीज़ फायर नहीं करेगी, वो उस लड़ाई को कंक्लूड करेगी, ख़ात्मे की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीज़ फायर पे एग्री हो गई। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर में थकान हो रही थी लड़ाई की वजह से, और वो दोनों एक तरीके से मान गई हैं कि सीज़ फायर किया जाएगा। अब इसमें जीत और हार का फैसला जो होता है जब सीज़ फायर हो जाता है किसी वॉर के बाद, तो वो टेबल पर होता है। टेबल टॉक्स के अंदर में ये देखा जाता है कि जंग शुरू होने से पहले अमेरिका क्या बोल रहा था और अब उसने किस कंडीशन के ऊपर में जो है वो एग्री कर रहा है, तो कितनी कंडीशंस को अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ईरान जंग होने के बाद क्या बोल रहा था और किन कंडीशन को उसने अब कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या फिर उसे कितनी छूट इस जंग से ले पाए। तो उसके बाद जब वो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रिलीज़ होता है तब ये पता लगता है कि हाँ, ये लड़ाई को कौन जीता और कौन हारा। ये नहीं कि बम किसने मारा, ज़मीन किसने ज़्यादा मैदान की, जाने किधर गई। लड़ाई के अंदर तो जाने जाती हैं, फाइटर क्रैश होते हैं, जहाज़ टूटते हैं, बम फूटते हैं, लोग मरते हैं, तो सब लड़ाई का हिस्सा है, खर्चा होता है, तो ये सब लड़ाई का हिस्सा ही है। लेकिन जब फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर में जो जीत हार होती है उसके अंदर ये माना जाता है कि कौन सी साइड जो है वो विजेता साबित हुई। तो इसके अंदर में कोई कंक्लूजन निकलने की संभावना है नहीं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्यों मीडिएटर बन के सामने आए, क्योंकि एक्चुअली इसके ऊपर मुझे आपके लिए ना एक पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर में एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, जिससे आप पहले ना पाकिस्तान, ये क्या होता है, इंडिया के अंदर हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान को लेकर बड़े अलग अलग तरीके के नैरेटिव बताए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो हम लोग भी अमेरिका और पश्चिमी मीडिया को ही फॉलो करते हैं, और इसलिए जो है जिस तरीके के नैरेटिव वो हमसे चाहते हैं उस तरह के फैलवाते हैं। और अब तो जनमानस भी इस तरीके का बन गया है कि हम पाकिस्तान के बारे में उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कुछ स्पेशल वीडियो बना के उसकी कार्य करने की जो तरीके हैं वो किस तरीके से काम करती है और वो एक्चुअली क्या उसकी ताकत है और क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे शुरू से इस चीज़ का अंदाज़ा था, क्योंकि ये वॉर ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं थी, ये चाइना, रशिया, टर्की, मिडिल ईस्ट, ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल थी। तो उसमें मुझे पता था कि अब चाइना क्योंकि सीधा इन्वॉल्वमेंट कभी भी कर नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के पास में जो है उसके लड़ाकू विमानों की ख़रीद की लगातार बाढ़ आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। इंडोनेशिया ख़रीद रहा है, मलेशिया ख़रीद रहा है, बहुत लोग उसके विमान ख़रीद रहे हैं। तो वो विमान वो मेक इन पाकिस्तान है, टेक्निकली वो मेक इन पाकिस्तान है। लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि एक जॉइंट वेंचर है चाइना और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ और जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब चाइना वॉर के अंदर है ईरान के साथ, अमेरिका के ख़िलाफ़, तो यकीनन पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, वो भी उस कंडीशन के अंदर में जहाँ की आर्मी जो है वो ठेके के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। जी, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो तो वैसे भी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है चाइना की, और
तो वो ईरान के साथ ही थी, और ये बात ट्रम्प साहब भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा अपीसमेंट पाकिस्तान का वो ज़्यादा भी कर रहा है। अब उस कंडीशन के अंदर में क्या होता है कि पाकिस्तान को चाइना से ही ये ऑर्डर मिला कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, इसको मान लिया जाए, क्योंकि अब ये लोग देखिए ये लड़ाई कभी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इन लोगों ने पहले 12 दिन की लड़ाई लड़ी। 12 दिन की लड़ाई के बाद जो है फिर इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया। टाइम आउट लेके फिर इन्होंने जो इसकी गोला बारूद और जो उसके गोला बारूद थे, जब अमेरिका कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं अब जो है पूरी एक भरपूर स्ट्रेटजी उसने बना दी है और अब की बार जो पलटवार करेगा उसके अंदर में वो ईरान को जो है पूरे तरीके से 2 या 3 दिन के अंदर में ख़त्म कर देगा, तब उसने दोबारा अटैक किया। लेकिन इसी बीच ईरान भी तैयारी कर रहा था और चाइना भी तैयारी कर रहा था कि ये अटैक को जब हम लोग रोक देंगे और ये हम लोग बता देंगे, उस फॉर्म तो विन विन सिचुएशन में था ईरान पूरे तरीके से 12 दिन में। क्योंकि देखिए ट्रम्प ने जो बोला था वो झूठ, जब बोला था कि उन्होंने क्या करा, आखिर में B-2 बॉम्बर से जो है उनकी न्यूक्लियर साइट उड़ा दी और उनका जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस हो गया और ख़त्म हो गया और 40 साल पीछे चला गया। और अब इस वॉर के अंदर वो बोल रहे थे कि हम लोग हमारी फ़ौज भेज के इनके न्यूक्लियर को जो प्लांट है वहाँ से जो है रिच यूरेनियम जो है उसको हम लोग कब्जे में ले लेंगे। तो यानी कि उस टाइम पर वो झूठ बोल रहे थे, तो वो तो 100% ईरान जो है विन विन सिचुएशन में ही था। लेकिन अभी की जब असेसमेंट होगा, जब चीज़ें होंगी, टेबल टॉक होगी पाकिस्तान के अंदर में, ट्रम्प के बयान आएंगे और उसके बाद जो है इन्होंने जो इनके ऊपर गोला मारा, उन्होंने जो इनके ऊपर गोला मारा, इसकी जब केमिस्ट्री बैठेगी, अगर तो अमेरिका को ये लगा कि अब की बार उसके पास एक फाइनल ये इजराइल जो है बीच में जा के जो है क्या नाम शोले फिल्म का नाई था, उस तरह से भड़का देता है कि आज रात ईरान का ऐसा प्लान है, और ट्रम्प साहब उसकी बातों में आके मूर्ख बन जा रहे हैं। क्योंकि देखिए उनके ऊपर प्रेशर है कि सुपर पावर को, वो ग्रेट अमेरिका अगेन के नारे के साथ आए थे और उनके ही कार्यकाल के अंदर अमेरिका का सुपर पावर का ताज चला जाए, ये तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बहका देता है, इस इमोशन का फ़ायदा उठाता है और वो बहक भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ है, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ। जैसे IPL के मैच में क्या होता है, हाँ इसका जो ये मतलब 8-10 ओवर का 4 ओवर का पिछला मैच था और 12-16 ओवर की अभी ये पहली इनिंग होने वाली है। अभी तक जो है ईरान का पलड़ा बहुत भारी है और ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो सकता है 2 हफ्ते का, हो सकता है 4 हफ्ते का, हो सकता है 10 हफ्ते का, 6 महीने के अंदर अंदर ये लड़ाई दोबारा से चालू हो जाएगी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब की बार और ज़्यादा तबाही और ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अभी तो क्या है पानी नाप रहे थे और पानी में तो ये चेक हो गया। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का यही मतलब है, अमेरिका ने ये चेक किया कि वो इजी टारगेट ईरान नहीं है कि जिसको हम 2-4-5 दिन के अंदर में या कुछ हथियारों के दम पर हम लोग निपटा लेंगे। और जो दुनिया के ऊपर जो प्रेशर डालना था ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रीट बंद करके, उसको उसमें वो कामयाब रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रम्प जिस तरीके की भी एग्रेसिव लैंग्वेज बोल सकते थे और डरा सकते थे, वो सारी उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन ईरान ने उससे डरने की बजाय उसको रिटेलिएट किया है, बराबर जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो ह्यूमन वॉर कई तरीके से लड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा वार के अंदर में ईरान विजेता साबित हुआ है। साइकिक वॉर जो एक दूसरे के ऊपर में जैसे स्लेजिंग करते हैं, क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा धार पे चढ़ाते हैं, तो उस तरीके की स्ट्रेटजी के अंदर भी ईरान जीता है और ईरान ने बराबर भरपूर जवाब दिया है, बराबर भरपूर हमले किए हैं। तबाही अगर ईरान में आई है तो तबाही जो है इजराइल में भी आई है, और 2-3 चीज़ें तो अमेरिका के हाथ से तकरीबन निकली गई हैं। मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से अब इंडिपेंडेंट नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा और अमेरिकन जो बेस थे वो वहाँ पर अब ख़त्म हो जाएंगे। इराक़ के अंदर लगभग नाटो जो है वहाँ से गायब हो गई है और अब वापस आना उनका बड़ा मुश्किल है। वापस आते ही ईरान फिर बम मार देगा वहाँ पर, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। जब आपका देखिए इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए, कहीं एक छोटे से मकान को आप जब दूसरे किसी शहर में जाते हैं और वहाँ पर एक किराए का मकान लेते हैं और बेसिक नेसेसिटीज़ का अरेंजमेंट करते हैं, तो ये थोड़ा करके ख़र्चा हुआ होता है। अगर आप वो सब सामान बोरिया बिस्तर पैक करके वापस अपने गाँव चले जाते हैं
तो जब वापस उस शहर में आने की कोशिश करते हैं तो आपको फिर वो बहुत सारा खर्चा एकदम सामने नज़र आता है। तो अभी क्या होता है, थोड़े थोड़े इक्विपमेंट करके इराक के अंदर थोड़े थोड़ी आर्मी, थोड़े थोड़े कभी बिल्डिंग बनाई, कभी कुछ बनाया, एक स्ट्रेटेजिक पूरा का पूरा सेटअप था जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए उसमें थोड़ा थोड़े टाइम के साथ में लगते रहे और एक वो मजबूत सेटअप तैयार हो गया। अब जब आप सेटअप को छोड़ के तोड़ के चले गए, निकल गए वहाँ से, तो अब आप वापस आएंगे तो फिर आपको वही लाखों करोड़ रुपए चाहिए होंगे। वो साल दर साल की जो जोड़ी हुई कहानी है वो ख़त्म हो गई है। अब वो दोबारा से, अच्छा फिर जब आप, पिछली बार क्या था कि जब आप ये सेटअप बना रहे थे तो आपका कोई विरोध नहीं कर रहा था, तो आप फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपने वहाँ इन्वेस्ट किया और एक मजबूत सेटअप तैयार कर लिया। तो अब आपको मजबूत रिटेलिएशन है, तो इतना आसान नहीं है कि आपका जो सेटअप उखाड़ के आप भागें, आके दोबारा से वैसे ही मिडिल ईस्ट में अड्डे बना लेंगे, इराक में फिर सेटअप जमा लेंगे, वो सब बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए ईरान का मोरल बहुत हाई है और टेबल टॉक को जब प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितना भी अपीजमेंट करे ट्रम्प पाकिस्तान का, लेकिन मैं ट्रम्प साहब को बता रहा हूँ कि वो चाइना का आदमी है। तो कितना भी अपीजमेंट करें ट्रम्प साहब, लेकिन वो तो वहीं पे वो उसी तरीके से खेलेगा कि जहाँ, देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है IMF का कर्जा और खैरात की ज़िंदगी, चाइना ने दिया है कि जहाज़ों का सौदागर, रक्षा सौदों का सौदागर और सर उठाकर जीने की ज़िंदगी। तो ऑब्वियसली जहाँ से सर उठाने का मौका मिलता है कोई भी देश, नेशन वहीं जाता है। तो वो अपनी अपनी जगह पर वो ठीक डिसीज़न है उसका। वो चाइना का आदमी है, ये लोग उसको समझने में भूल कर रहे हैं, भूल नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हमने इन्हें बनाया था, हमने इसे बसाया था। अरे इस तरीके से तो हमास को भी इजराइल ने बनाया था। अब क्या होता है, जब टीम बदलती है, लोग बदलते हैं, कांग्रेस को अंग्रेज़ों ने बनाया था, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे पहले ही जनता और लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए कांग्रेस को अंग्रेज़ों ने बनाया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा देंगे और जनता की बात हम तक पहुंच जाएगी। तो कांग्रेस को बनाया था अंग्रेज़ों ने, हमास को बनाया था इजराइल ने, लेकिन अभी फ़िलहाल वो और पाकिस्तान को बनाया था ये ब्रिटेन कॉलोनी ने, और उनकी आर्मी को खूब सालों तक फंड किया है अमेरिका ने। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशन इससे अब बदल चुकी है और दुनिया भी बदल चुकी है, इसलिए ये अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है और अगले 2 से 4 महीने के अंदर, हो सकता है उससे भी पहले, हो सकता है कल ही आपको ये वॉर 2.0 देखने के लिए मिलेगी। ये सिर्फ असेसमेंट है, चाइना बहुत तेज़ है असेसमेंट करने में, टेक्नोलॉजी उसकी बहुत बेहतर है, अमेरिका भी बहुत बेहतर है स्ट्रेटेजी। तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे का कंप्लीट असेसमेंट निकाल लेंगे, पर्चे निकाल लेंगे, ग्राफ देख लेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि नफ़ा नुकसान तय करके फिर उसके बाद फिर दोबारा से लड़ेंगे। ये लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर में, असल में मल्टीपोलर भी किसी को एक्सेप्ट नहीं होता कि चलेगी इसकी, तो जब तक या तो चाइना तहस नहस कर दे या अमेरिका तहस नहस हो जाए, ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी। ठीक है, और ये लड़ाई रुकेगी नहीं।